हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th वालों के लिए। आप स्क्रीन पे देख सकते हो सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान से टॉप 20 एमसीक्यू। जी हाँ मेरे दोस्त, आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हम लोग इस वीडियो में 20 मार्क के पूरे आप लोग की बुक से सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान से 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे इस वीडियो में। और ऐसी सीरीज मैं अब पर डे हर एक सब्जेक्ट का लाता रहूंगा, तो आप चैनल से जुड़ जाओ, ठीक है। और पर डे आप लोग ये 20-20 मार्क का जो एमसीक्यू आएगा हर एक सब्जेक्ट का आएगा। किसी दिन सोशल साइंस का, किसी दिन साइंस, किसी दिन मैथ, किसी दिन हिंदी, ठीक है। तो आप देखते रहना और एग्जाम तक मैं आपका ऐसे 20-20 मार्क का जो एमसीक्यू वाला ये प्रश्न है ना, कम से कम हर एक सब्जेक्ट का 10 से 15-15 सेट करवा दूंगा और इसी में से आप लोग के एग्जाम में आएगा। आप लोग देख लेना एक एक क्वेश्चन ऑप्शन सहित, ठीक है। तो चलो ये शुरू करते हैं। ये पहली क्लास है हम लोग की, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। और बाकी इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा, चिंता ना करो। इसकी पीडीएफ भी कैसे मिलेगी मैं अभी आपको बता दूंगा। पहले हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। और भाई आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी देते रहना। मेरे आंसर देने से पहले एक बार आप मतलब कमेंट बॉक्स में, जैसे ये फर्स्ट का आंसर मान लो आपका ए है तो ए दे देना, या फर्स्ट का आंसर बी है अपने हिसाब से आप ऐसे मतलब कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहना हर एक क्वेश्चन के मतलब पहले, ठीक है। चलो, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप सब लोग आई थिंक जानते होंगे 1885 में हुई थी एओ ह्यूम के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका जो बी वाला है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप स्क्रीन पे देख सकते हो, काफी शानदार सा ये भी क्वेश्चन है। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? जो विश्व आर्थिक महामंदी शुरू हुई थी उसका प्रारंभ कब से हुआ? सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे तो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आता है। तो आर्थिक महामंदी के बारे में आपको डिटेल में बहुत सारी चीजें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो आर्थिक महामंदी थी, उसका प्रारंभ 1929 से मतलब हुआ, ठीक है। 1929 से लगभग आर्थिक महामंदी प्रारंभ हुई और 1934-35 तक लगभग मतलब ये मतलब पूरे विश्व में चली, ठीक है। तो ये आपका इसके लिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ? तो अक्टूबर 1929, ठीक है। चलो, तो आप 1929 याद रखना। क्वेश्चन नंबर ये हम लोग का सेकेंड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, काफी ये भी शानदार सा क्वेश्चन है। आप लोग का जो फर्स्ट चैप्टर है ना उसी से है। क्वेश्चन क्या है थर्ड वाला कि यह किसका कथन है? यह किसका कथन है यानी किसने कहा है जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? यह किसने कहा है कि जब फ्रांस सीखता है, ठीक है, तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? किसने कहा था? तो भाई ये ड्यूक मैटरनिक, ये ड्यूक मैटरनिक ने कहा था। ये मैटरनिक कौन था? यह ऑस्ट्रिया का चांसलर था। यह जो ऑस्ट्रिया देश था, ठीक है, जहां वियना संधि हुई थी, ऑस्ट्रिया का चांसलर, ठीक है। अब कहोगे तो ये तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था तो इसने फ्रांस के बारे में क्यों कहा ऐसा? तो भाई उस समय फ्रांस जो था ना काफी ताकतवर था, तो उसी के भाव में क्या है ताकत, तो मतलब जब फ्रांस सीखता है यानी थोड़ी सी जब कुछ एक्टिविटी करता है ना तो बाकी यूरोप के जो देश है वो डर जाते हैं। सर्दी जुकाम होने का मतलब वही डर जाते हैं, ठीक है। तो एक तरह से बोले तो ये मैटरनिक फ्रांस की प्रशंसा करते हुए ये बोला था। अभी हम लोग ऐसे नहीं कह देते हैं कि जैसे मतलब दो देशों के बीच युद्ध हो रहा है तो हम कह देते हैं अरे यार ये तो अमेरिका वाले उन लोगों को मतलब फटाक से खत्म कर देंगे एक ही दिन में। मतलब क्या हम कहने का मतलब कि अमेरिका काफी ताकतवर है, कहने का मतलब ये है। उसी प्रकार ये जो ड्यूक मैटरनिक था ना, ये फ्रांस के बारे में बोला था उस समय कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ठीक है, यानी फ्रांस की प्रशंसा में बोला था, ठीक है। और ये भी याद रखना मैटरनिक का संबंध कहाँ से है ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो यह ऑस्ट्रिया से मतलब संबंधित है। यह ऑस्ट्रिया का चांसलर यानी एक तरह से प्रधानमंत्री था, ठीक है। चलो, उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन थर्ड के बाद फोर्थ नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जो जर्मनी का एकीकरण था उसमें मुख्य भूमिका किसकी थी? तो इसका सही ऑप्शन आपका ये सी वाला हो जाएगा, ऑटो वन बिस्मार्क, ठीक है। ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से है, आप डायरेक्ट याद रखना। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? तो जर्मनी से है, ठीक है। ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से है। आगे चलते हैं चौथे के बाद पांचवें प्रश्न पे। ओके, चलो उससे पहले देखो मैं पीडीएफ की बात कर रहा था कि आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो ये हमारी ऐप है, आप लोग देख सकते हो, ये यूपीएमएसपी स्टडी। इसको कैसे डाउनलोड करना है? आप प्ले स्टोर पे जाओगे और सर्च करोगे यूपीएमएसपी स्टडी। देखो यहाँ पे नाम लिखा है, मैं लिख भी देता हूँ, यूपीएमएसपी,
ठीक है, स्टडी ये लिखकर आप सर्च करोगे प्ले स्टोर पे ना, तो ये ऐप आ जाएगी। ठीक है, तो इसको आप डाउनलोड कर लेना, ये वाला लोगो रहेगा, इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करोगे और ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। तो आप पहली बार आ रहे हो ऐप पे, तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर रजिस्टर पे आप क्लिक कर यहाँ अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, अपना एक कोई भी एक पासवर्ड बना लेना जो हमेशा याद रहे, कि मान लो कभी ऐप आप डिलीट कर देते हो, दोबारा डाउनलोड करते हो, तो आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर आपको भाई आपका नंबर और पासवर्ड है तो उससे आप लॉगिन कर लोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नहीं है, यहाँ पे अपने पेरेंट्स का आपको मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, यहाँ पे अपना स्टेट चूज कर लेना है और ये टिक मार्क कर आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करोगे तो यहाँ कुछ ये जो इंटरफेस दिख रहा है ऐसा होम इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये आपका ये पीडीएफ क्लास नोट्स है ना, इसी में इस क्लास की इसमें जाओगे, क्लास 10th में जाओगे, सोशल साइंस में जाओगे, तो इस क्लास की आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल फ्री में मेरे दोस्त, कोई पैसा आपसे यहाँ पे नहीं लिया जाएगा इस पीडीएफ के लिए। ठीक है, और यहाँ फ्री में आप टेस्ट भी दे सकते हो। फ्री टेस्ट सीरीज में मैंने हिंदी का एक टेस्ट ऐड किया है, एक सोशल साइंस का टेस्ट ऐड किया है, तो आप जाकर वो भी 20-20 मार्क का, तो आप जाकर जरूर देना। ठीक है, बाकी चलो हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, और देखो बाकी आप लक्ष्य बैच ज्वाइन करना चाहते हो, हमारी ऐप पे ही हमने लॉन्च किया है लक्ष्य बैच। ठीक है, ये यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए स्पेशल है। ठीक है, स्पेशल फॉर यूपी बोर्ड स्टूडेंट। ठीक है, इसमें आपको मिलेगा क्या, तो बैच में आपको देखो 2 सालों के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उनका अच्छे से डिटेल्ड में सॉल्यूशन, पीडीएफ के साथ सॉल्यूशन और वीडियो भी रहेगा, और साथ में सबका जो 20-20 एमसीक्यू है उनका टेस्ट भी रहेगा। ठीक है, कहोगे कि 2 साल का ही क्यों भैया, तो 2 साल का इसलिए क्योंकि 2023-24 का ही आपका जो पेपर हुआ है ना, ये लेटेस्ट पैटर्न पे, उसके पीछे के जो पेपर है ना वो ओल्ड पैटर्न पे अब हो गए। तो जो पीछे के आपके पेपर है उनको मैं कन्वर्ट कर अपने हिसाब से नए पैटर्न पे बनाकर आपको कम से कम 20 से ज़्यादा आपको मॉडल पेपर मैं अपनी तरफ से इस बैच में दूंगा। आपको कई सारी ई बुक मिल जाएंगी, महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे। ई बुक जैसे ये अभी मैं 20-20 क्वेश्चन कराऊंगा ना, इनकी पूरी की पूरी मैं ये ई बुक बना रहा हूँ, तो ये भी आपको लक्ष्य बैच में मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपको कैसे ज्वाइन करना है, सिंपल, आपको देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ये आप यहाँ पे पेड क्लासेज है ना, इस पे आप क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद देखो आपको ये लक्ष्य बैच दिखेगा ऊपर, इस पे क्लिक करोगे तो आपको 2 ऑप्शन दिखाई देगा, मतलब एक पे नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा, पे नाउ पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो उसके बाद ये सब अपने मोबाइल में आपको करना है। पे नाउ पे क्लिक करोगे ना, तो वहां पे आपको स्कैन क्यूआर का ऑप्शन दिखेगा। चूंकि आपके पास पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं होगा, आप कहीं दुकान से या किसी दूसरे से पेमेंट कराना चाहते हो, तो वहाँ अपने मोबाइल में स्कैन क्यूआर पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल में ही एक क्यूआर कोड आ जाएगा, और उस क्यूआर कोड पे किसी से भी पेमेंट कराओगे ना, ठीक है, तो जैसे ही पेमेंट होगा आपके मोबाइल में बैच ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो कहीं दुकान से कहीं भी पेमेंट करा सकते हो, आपका मन। ठीक, तो इस तरह से ये बैच में जुड़ सकते हो। कोई भी दिक्कत है तो ये नंबर है मेरा, इस पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो। चलो बाकी आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आप इस स्क्रीन पे देख सकते हो। यह क्या है कि भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है। ओके, मतलब भारत में राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, भाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। ठीक है, सिंपल, ये बी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और ये राष्ट्रपिता उपाधि किसने दी थी इनको, ठीक है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की ये उपाधि किसने दी थी। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, ये इनको महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न संख्या 6 आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है। भाई बेल्जियम मॉडल आप पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे कि विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य सत्ता की साझेदारी है। ठीक है, और उसमें आप 2 मॉडल पढ़ोगे, एक बेल्जियम मॉडल और एक श्रीलंका। ठीक है, उसमें देखोगे कि श्रीलंका मतलब क्यों बर्बाद हो गया। ठीक है, और बेल्जियम क्यों मतलब बर्बाद नहीं हुआ, मतलब अच्छे से आगे अपने देश को लेकर बढ़ा, क्योंकि उसने विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य सत्ता की साझेदारी की। मतलब सत्ता में सभी समुदाय, सभी जाति, सभी धर्मों के लोगों की हिस्सेदारी रखा, इसलिए मतलब वहां पे कोई विद्रोह नहीं हुआ और आसानी से मतलब वहां मतलब सरकार चलती रही। लेकिन वहीं पे श्रीलंका में अभी भी हुआ था, अभी कुछ सालों पहले आप जानते हो कि काफी विद्रोह हुआ था। चलो, तो ये आप चैप्टर में इन सब चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ोगे। बाकी यहाँ जो क्वेश्चन था इसके लिए आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 के बाद 7 है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आप लोग का 7 है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय, संघ सूची का विषय हमें बताना है। देखो, व्यापार, कृषि, शिक्षा या रक्षा, तो सही ऑप्शन आपका रक्षा हो जाए। संघ सूची का विषय, देखो संघ सूची का विषय क्या होता है, जिस पर मैं लिख देता हूं, जिस पर केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, रुक जाओ 1 मिनट, केवल केंद्र सरकार यहां पे लिखने दो, केवल केंद्र सरकार, केंद्र सरकार
कानून बनाए। ठीक है, मतलब राज्य को बनाने का कोई अधिकार ना हो, वो क्या होता है, वो संघ सूची का विषय होता है। तो देखो जो रक्षा है ना, ठीक है, इस पे केवल केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है, राज्यों को बनाने का अधिकार नहीं है। हालांकि जो व्यापार हो गया, कृषि हो गया, शिक्षा हो गया, ठीक है, इन पे राज्यों को भी है अधिकार। ठीक है, तो ये आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, और जिन पे केवल राज्य कानून बनाए, ठीक है, वो राज्य सूची के विषय हो गए। ठीक है, और जिस पे दोनों मतलब केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाए वो समवर्ती सूची में आ जाते हैं। और जिस पे केवल केंद्र सरकार कानून बनाए वो संघ सूची या केंद्र सूची जिसको बोल सकते हो उसमें आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रक्षा पे केवल केंद्र कानून बनाता है, तो ये आपका संघ सूची का विषय हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय संघ में कितने राज्य हैं। भारतीय संघ में, ठीक है, कितने राज्य हैं। तो अभी देखो, अभी वर्तमान में तो आपके 28 राज्य हैं। ठीक है, 28 राज्य, ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये याद रखना। और अभी जानते हो कि जम्मू कश्मीर को लेकर और लद्दाख को लेकर काफी मतलब प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि इनको राज्य बनाया जाए, राज्य बनाया जाए। ठीक है, तो अभी तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये क्या है कि यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है लैंगिक, यानी लैंगिक रूप से, लैंगिक मीन्स मतलब मेल फीमेल के आधार पे। ठीक है, मतलब पुरुष महिला के आधार पे। तो वो क्या होता है, यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ, उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब होता है कि समाज में स्त्री एवं पुरुष की असमान भूमिका। तो ये तो सही हो सकता है, स्त्री एवं पुरुष की मध्य जैविक भिन्नता, जैविक भिन्नता से कोई मतलब नहीं है। बालक एवं बालिकाओं की संख्या में नहीं, ये असमानता कोई कोई नहीं, इसका भी कोई नहीं, मतलब ए वाला ऑप्शन सही है। लैंगिक भेदभाव का मतलब कि जैसे हम लैंगिक रूप से भेदभाव करते हैं, जैसे नहीं बोल देते हैं कभी कभी, मतलब महिलाओं को कि तुम्हारा चूल्हा चक्की का काम है, घर में ही रहो ना, ये बाहर क्यों काम कर रही हो, ये वो। तो वहां पे लैंगिक भेदभाव हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, या तो लिंग के आधार पे भेदभाव। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आप स्क्रीन पे देख सकते हो, काफी शानदार सा ये भी क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। सिंपल, सब लोग जानते हो भाई, हिंदी सबसे अधिक बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है। परंपरागत संसाधन, ठीक है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस या ज्वारीय ऊर्जा। तो सही आपका ऑप्शन हो जाएगा प्राकृतिक गैस। परंपरागत ऊर्जा मीन्स ऐसी ऊर्जा एक तरह से जिसका भंडार लिमिटेड है, जिसका भंडार लगातार घट रहा हो। ठीक है, मैं लिख देता हूं, जिसका भंडार लगातार घट रहा हो, घट रहा हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपका जैसे कोयला हो गया, ठीक है, आपका एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी प्राकृतिक गैस हो गया। ठीक है, उसके अलावा और जो भी मतलब ऐसी चीजें हैं जिनकी मात्रा लिमिटेड है और हम लोग उसको यूज करते जा रहे हैं और हो सकता है कि इन फ्यूचर वो खत्म हो जाए, मीन्स वो लिमिटेड मात्रा में है। ठीक है, तो भाई आपका वो आपका मतलब परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंदर अंतर्गत आ जाएगा। और जिनकी कोई लिमिट नहीं है, जैसे पवन ऊर्जा, हवा भाई अनलिमिटेड है, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं, ये कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, या फिर आपकी सौर ऊर्जा भी, मतलब सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा कभी खत्म होगी नहीं होगी। ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा जैसे मतलब समुद्रों में जो ऊर्जा उठती है तो वो तो लगातार उठती ही रहती है, उसका खत्म होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसी ऊर्जाएं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आती हैं। क्लियर, तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत क्लियर। चलो, इससे काफी आप मतलब लड़के कंफ्यूज होते हैं इन दोनों में, लेकिन इसको क्लियर कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लेटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी हमें बताना है कि किस राज्य में पाई जाती है। राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। सही आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। देखो, जो लेटराइट मिट्टी है राजस्थान, महाराष्ट्र और उसके नीचे खासकर साउथ राज्यों, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया आपका, उसके अलावा आपका तमिलनाडु हो गया, ठीक है, आपका कर्नाटका हो गया, ठीक है, कर्नाटका, केरल, ठीक है, इन आदि राज्यों में। ठीक है, इसके अलावा और कई राज्य हैं जिनमें पाई जाती है। ठीक है, खासकर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरल, इन राज्यों में आपकी लेटराइट मिट्टी
पाई जाती है। ठीक है मेरे दोस्त, चलो क्वेश्चन नंबर 12 भी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ये क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है। ओके, तांबा का मुख्य उत्पादक हमें बताना है। तो भाई मध्य प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश नहीं है, तमिलनाडु नहीं है, बिहार नहीं है, जो मध्य प्रदेश एमपी है, ठीक है, वो तांबा का प्रमुख उत्पादक राज्य है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पे देख सकते हो, यह क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है। ओके, अधात्विक खनिज के बारे में हम बताना है कि कौन सा खनिज अधात्विक है। मैग्नीज, अवरक, बक्साइड, जस्ता। तो देखो जो आपका अवरक है ना, वो अधात्विक खनिज है, आप लोग याद रखना। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव है। अजैव मीन्स जिसमें जीव ना हो, सिंपल सीधे सीधे इसका मतलब है कि अजैव जो जीवित नहीं है, या जिसमें जीवन नहीं है। एक मिनट, जिसमें जीवन नहीं है, ठीक है, वो अजैव संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। तो पशुधन, वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति, चट्टाने, मत्स्य। तो देखो ये चट्टानों में जीवन थोड़े होता है। पशुधन यानी पशुओं में जीवन बिल्कुल होता है। प्राकृतिक वनस्पतियां भी मतलब सजीव मानी जाती हैं, ठीक है, यानी पौधे। ठीक है, मत्स्य यानी वही मछली, ठीक है, तो ये भी सजीव है। लेकिन चट्टाने सजीव नहीं है, ये निर्जीव है। तो निर्जीव, अजैव का मतलब क्या है, निर्जीव से, ठीक है, जो निर्जीव हो, निर्जीव। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है। मतलब कहाँ सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग हैं, ये क्वेश्चन है। तो भाई सिंपल, केरला, हम सब लोग जानते हैं। ठीक है, चलो 16 के बाद हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और यह क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ओके, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो देखो प्राथमिक क्षेत्र जैसे जो सीधे सीधे प्रकृति से संबंधित हो, ठीक है, तो देखो मछुआरा जो है ना, सीधे सीधे मछली पकड़नी है, प्राकृतिक रूप से सीधे सीधे जमीन से संबंधित है। ठीक है, तो ये यही आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। ये शिक्षक, डाकिया, व्यापारी ये नहीं आएंगे। ठीक, चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि सूचना का अधिकार यानी आईटी एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। 2005 में। आपको डायरेक्ट याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आता है। सूचना का अधिकार अधिनियम यानी आईटी एक्ट 2005 में आया। ठीक, आईटी एक्ट 2005 के बारे में डिटेल में भी काफी सारी चीजें आपको आगे पढ़ने को मिलेंगी। 19 के बाद, सॉरी 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। उपभोक्ता है, उसको न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। पुलिस स्टेशन, सिविल न्यायालय, उपभोक्ता केंद्र पे। तो सही आप सुटेबल आंसर यही होगा, उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र पे जाना चाहिए। हालांकि वो पुलिस स्टेशन भी जा सकता है, लेकिन जो 100% राइट ऑप्शन होगा वो सी वाला होगा, उसे उपभोक्ता केंद्र जाना चाहिए। ठीक, चलो उसके बाद 19 के बाद आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, देखो कृषि मजदूर, बैंक मैनेजर, राजपत्रित अधिकारी या सैनिक। तो भाई कृषि मजदूर, जो किसान है यानी कृषि मजदूर हैं, ठीक है। उसके अलावा जो जैसे ईंट भट्ठों आदि में काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, ऐसे लोग असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। या दैनिक मजदूरी करने वाले लोग, इनकी कोई मतलब कोई सैलरी भी कोई निश्चित नहीं है, एक तरह से बोला जाए तो काम करने के घंटे भी निश्चित नहीं है। ठीक है, मतलब काफी भिन्नता है इन मतलब। और एक संगठित क्षेत्र होता है, संगठित क्षेत्र जैसे आपके बैंक मैनेजर हो गए, सरकारी कर्मचारी हो गए, ठीक है, ये संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आपका कृषि मजदूर आ जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर हम लोग का 20। और हमने इस वीडियो में 20 का 20 एमसीक्यू किया। बाकी आप बताना कि आप कितने किए हो, हाँ किए हो, 20 में कितने सही किए हो। ठीक है, और ये ऐप हमारी अभी तक डाउनलोड नहीं किए हो तो आप डाउनलोड कर लेना। आप यूपीएमएसपी स्टडी सर्च करना गूगल प्ले स्टोर पे, ठीक है, ये ऐप आ जाएगी और इस पे आप जाकर टेस्ट जरूर देना। आप पीडीएफ क्लास नोट्स में इसका जो अभी ये क्लास हुई इसका पीडीएफ भी देख सकते हो। यहाँ पेड क्लासेस में आप लोग लक्ष्य बैच भी ज्वाइन कर लेना, आपकी स्टडी में काफी हेल्प करेगा, जिसकी प्राइस मात्र 99 रुपए है। ठीक है, चलो मेरे दोस्त, चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी करना। चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।